महंगाई तब बर्दाश्त हो भी जाती है जब आमदन के ज़राए बढ़ जाएं, आमदनी बढ़ जाए। ठीक है भाई, आमदनी बढ़ गई तो हम महंगाई बर्दाश्त कर लेते हैं। महंगाई अगर बढ़ जाए तो उससे एक बंदा सिलसिला ये भी बना लेता है कि चलो महंगाई बढ़ रही है, इसकी ये वजह है कि मुल्क के अंदर जो है पैदावार ज़्यादा हो रही है, तरक्की ज़्यादा हो रही है, और ज़ाहिरी बात है उसके साथ साथ फिर महंगाई भी बढ़ेगी। कुदरती सी बात है, लोगों की आमदन बढ़ जाएगी, लोग खुशहाल हो जाएंगे, उसके नतीजे में महंगाई आएगी, कुदरती सी बात है। लेकिन अगर मुल्क में तरक्की भी सुस्त रवी का शिकार हो, सनती पैदावार भी सुस्त रवी का शिकार हो, मुलाजमतें भी मुयसर ना हो, यानी आमदन के ज़राए भी नहीं हुए और आमदनियाँ भी मामूली हों, है ना, यानी उजरत जो मिलती हो वो भी मामूली हो, तो फिर ये महंगाई जो है ना ये कुबड़ा भी कर देती है और लंगड़ा भी कर देती है। क्योंकि महंगाई फिर गरीब को चलने भी नहीं देती और अपने बोझ तले उसको एक जगह मुंजमिद कर देती है। ये एक अजीब व गरीब किस्म की कैफियत है। अच्छा, रोने का ये वक्त नहीं है। उसकी वजह यह है कि जब से मैंने होश संभाला है, मामलात को देख रहा हूँ, एक रोना हमारे यहाँ मुस्तकिल चल रहा है। महंगाई 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 महंगाई, हर साल महंगाई हो जाती है वगैरह वगैरह। ठीक, अब बात यह है कि इस महंगाई पे काबू पाने के लिए क्या करना चाहिए? हुकूमत को इक़दामात लेने चाहिए। ठीक है जी, हुकूमत क्या इक़दामात ले? हुकूमत कीमतों का तयन कर दे। ठीक है जी, हुकूमत ने कीमतों का तयन कर दिया, अब उसे मानेगा कौन? प्राइस लिस्ट लगा दें, जगह जगह पे प्राइस लिस्ट लगा दी। अब प्राइस लिस्ट तो लग गई, लेकिन फिर उसके बाद उस पर अमल भी नहीं हो रहा, और प्राइस लिस्ट के अंदर जो सामान लिस्ट हुआ है वो आप पथारे पे, दुकान पे, कहीं रेडी पे, कहीं पर भी आप देखेंगे पड़ा हुआ तो गला सड़ा थर्ड क्लास क्वालिटी का। और अगर आप ज़रा सा आला मेयार मांगेंगे तो कहेंगे साहब ये तो महंगा मिलेगा। अच्छा, अभी ये चावल दिखा रहे थे, चावल। अब चावल पाकिस्तान में इतना खूबसूरत चावल होता है नहीं। अब आप ये सोच लीजिए कि घर में आप चावल लाएं बच्चों के खाने के लिए हैं, और अपने बच्चों को जो चावल खिला रहे हैं वो मयारी ना हो, गैर मयारी, टोटा चावल, ईरी 6, ईरी 9, कमज़ोर वाला डड्डू चावल भी होता है एक मार्केट के अंदर, वो खिलाएं। आपके मुल्क में क्या पैदावार हो रही है? बासमत, कर्नल बासमती हैं, बेहतरीन वाले चावल आपके मुल्क में आ रहे हैं। आप कह रहे हैं एक्सपोर्ट करें, इससे आमदन बढ़ेगी। यानी आप ये कहना चाह रहे हो कि मुल्क में जो चावल अच्छा A1 क्वालिटी बन रहा है वो पाकिस्तानी खाएंगे? नहीं नहीं नहीं, ये लोग इस काबिल नहीं है, पाकिस्तानी, इनको नहीं मिलने चाहिए वाले चावल। इनको कौन से मिलने चाहिए? डड्डू चावल, टोटा चावल, इनको ये खिलाओ। उससे जो अच्छा चावल है वो हम बाहर भेजेंगे, एक्सपोर्ट करके आमदनी कमाएंगे। इनको गंद खिलाएंगे, गंद। यह आपका माइंडसेट बन गया ना पाकिस्तानियों का। अरे जो अच्छा फल, हमारे मुल्क फलों का राजा है, ये है वो है, जो अच्छा फल होगा हम एक्सपोर्ट कर देंगे पाकिस्तानी का। हमारे अपने लोग कचरा खाएंगे, कचरा खाएंगे। क्यों? क्यों? किस लिए? किस वजह से? किस चीज की सजा है ये? सवाल का कोई जवाब नहीं। मैं जानने की कोशिश करता हूं। मेरे साथ बहुत ही अहम मेहमान शामिल गुफ्तगू हैं, जनाब डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी। वेलकम करता हूं आपको शो पे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब। माजरत में थोड़ा सा जज्बाती हो जाता हूं और फ़लसफ़े की बातें शुरू कर देता हूं। मुझे असल में महंगाई का फ़लसफ़ा समझ में नहीं आया। जिस दिन से होश संभाला मैं यही सुनता आ रहा हूँ, महंगाई, कमर तोड़ महंगाई, महंगाई में साल बसाल इजाफा, अब बर्दाश्त नहीं हो रही, तब बर्दाश्त नहीं हो रही थी। लेकिन कौम भी हमारी बड़ी ही ढीठ है। ढीठ के लिए सर और कोई सख्त लफ्ज़ होता है? माजरत, वो मैं इस्तेमाल नहीं करना चाहता टीवी पे। तो इन पे असर ही नहीं होता सर, ये फिर खरीद लेते हैं उसी दाम पे। तो ज़रा महंगाई का फ़लसफ़ा मुझे समझा दें, मैं बड़ा मासूम हूँ जी। देखिए, आपने बिल्कुल सही तस्वीर खींची है। पाकिस्तान में हमने उमूमन देखा है कि जो शरह नमू, ग्रोथ रेट होता है, वो सुस्त रहता है, खत्ते के मुल्कों के मुकाबले में नीचे रहता है, और महंगाई ऊंची रहती है। ये एक बुनियादी खराबी है, और उसकी वजह सिर्फ यही है कि हमारे यहाँ जो पॉलिसियाँ बनती हैं वो ताकतवर तबकों के जायज़ और नाजायज़ मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनती हैं। मईशत की बेहतरी के लिए
या अवाम की फलाह बहबूद के लिए, ये सियासी नारों की हद तक है। और ये किसी एक हुकूमत की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। अगर आप ये कई दिहाइयों से देखें तो वही तमाशा चल रहा है। अब कुछ इसमें इजाफा ये हो गया कि मुझे एक गठजोड़ कोलूजन नज़र आ रहा है ताकतवर तबकों का, अशराफिया का, जिनमें माफियाज भी हैं, कार्टल्स भी हैं, उनका, रियासती इदारों का और हुकूमत का। उनका एक गठजोड़ है कि ताकतवर तबकों के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए, उनको नाजायज़ मराद दी जाए, ताकि अगर कानून तोड़ना पड़ता है तो कानून तोड़ दें, और अगर नया कानून बनाना पड़ता है तो बना दें। और इसका जो बोझ है वो पाकिस्तान। वापस आता हूं, आपके साथ गुफ्तगू रखता हूं, और मैं ये भी जानने की कोशिश करता हूं कि जहां तारीखी तौर पर भी हमने देखा है, अखलाकी तौर पर भी, इंसानियत के उसूलों के तौर पर भी, और फिर एक जवाज़ भी बनता है उसका कि जनाब कभी अपने लिए जो चीज़ का इंतखाब करें तो बेहतरीन चीज़ का इंतखाब करें, दूसरों के लिए भी, अपने अकरबा के लिए भी बेहतरीन चीज़ का इंतखाब करें। आखिर पाकिस्तान के अंदर क्यों ये रिवायत बन गई है कि हम अपने मुल्क के लोगों के लिए जो भी पैदावार हो वो नाकिस और ख़राब तरीन और एक्सपोर्ट के लिए बेहतरीन। यहाँ पर लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। अच्छा, अब ये सवाल बड़ा मुनफरिद है। बात यह है कि अगर मैं कहीं पर भी जाऊं कोई भी चीज़ खरीदने के लिए तो मैं अपने लिए सबसे बेहतरीन चीज़ का इंतखाब करूंगा, अपने लिए भी, घर वालों के लिए भी, अजीज़ व अक़रबा के लिए भी। ठीक है, ये जिनसे मैं मोहब्बत करता हूं। मैं मार्केट में जाकर बुरी चीज़ खरीदूं, गैर मियारी चीज़ खरीदूं, घर वालों को दूं, खुद इस्तेमाल करूं, महल्ले वालों को दूं, बात समझ में आने वाली नहीं। डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, मईशत का इल्म या माशियात क्या कहती है इस बारे में? पाकिस्तान का जो जनरल ट्रेंड है, और अशराफिया ये कहते हैं कि गरीब लोगों को पाकिस्तान में पैदा होने वाली बिल्कुल जो थर्ड क्लास चीज़ें हैं वो खिलाओ। चावल खिलाओ थर्ड क्लास, आटा खिलाओ थर्ड क्लास, सब्जी खिलाओ थर्ड क्लास, फल खिलाओ थर्ड क्लास। जितनी अच्छी चीज़ें हैं वो एक्सपोर्ट करो, मुल्क की मईशत बेहतर होगी, मुल्क बेहतर होगा। डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, मुझे समझ में नहीं आई, आप मुझे थोड़ा सा समझाएं। जी जी अली नासिर साहब, बुनियादी मसला ये है कि पाकिस्तान में गुर्बत का एक समंदर है जहाँ अवाम की बड़ी अक्सरियत जो है वो गरीब है, लेकिन छोटे छोटे जजीरे हैं जी उन लोगों के जिन्होंने बेतहाशा दौलत जायज़ और नाजायज़ तरीकों से कमाई है। तो ये जो छोटे छोटे जजीरे हैं इनका आपस में गठजोड़ है। जो रियासत है, रियासत हुकूमत है, रियासत के इदारे हैं, ब्यूरोक्रेसी है, और आप स्टेट बैंक ले लें, नेपरा ले लें, FBI ले लें, इन सब का एक गठजोड़ है वडेरा शाही कल्चर के तहत कि ताकतवर तबकों का मफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए, तमाम बेशतर पॉलिसियाँ इनके मुफाद में बनाई जाएँ, और इसका बोझ मुल्क की मईशत के ऊपर और 22 करोड़ अवाम के ऊपर मुंतकिल कर दिया जाए। ये सोच भी अब साबित हो चुकी है कि इख्तिदार में आने और इख्तिदार को बरकरार रखने के लिए अवाम की सपोर्ट नहीं चाहिए, इन छोटे से ताकतवर तबके की चाहिए जो अशराफिया, माफिया या कार्टेल आप इनको कह लें। अच्छा, अफराद का भी तो डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, माजरत, माशियात के अंदर अफराद का एक उसूल है, आपके पास अफराद होगी यानी अपने इस्तेमाल से ज्यादा होगा तो आप एक्सपोर्ट करेंगे। यानी पहले खुद जो मैंने जो पढ़ा है, जाहिर बात है आप मुझसे कहीं ज्यादा इल्म रखते हैं इस बारे में, तो हमारे मुल्क में अफराद तो है नहीं, और हम लोग हर वक्त बात करते हैं एक्सपोर्ट की, तो अफराद के बगैर एक्सपोर्ट कैसे हो सकती है? ये मुझे आज तक समझ में नहीं आई, मुझे समझाएं ना। नहीं, मेरे ख्याल से आप समझे हुए हैं, आप मासूम बन रहे हैं। मैं आपको अगर ये बात बताऊं कि पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा ये हुआ है 70 साल के बाद 2020 में और 2021 में कि मेरे मुल्क को जो रेमिटेंसेज आ रही हैं वो ज़्यादा हैं और बरामदात कम है। अगर आपको याद हो 9/11 जब हुआ था तो $1.5 अरब की रेमिटेंसेज आया करती थी, एक्सपोर्ट जो था जाहिर है कई गुना ज़्यादा था। आज सूरत हाल ये कि रेमिटेंसेज ज़्यादा हैं, मेरे मुल्क की बरामदात कम है। आप देखिए बांग्लादेश के रिजर्व $43 बिलियन और हमारे $13 बिलियन हो गए, तो सारा पाकिस्तान सिर पे उठाया हुआ कि हमने रिजर्व बढ़ा दिए। वो बांग्लादेश जिसको हमने अपने से अलहदा कर दिया, वो बांग्लादेश जिसे हमने कहा तुम वहां हम यहां, वो बांग्लादेश जिन्हें हम कंगाल, भिखारी
और मंगते कहते थे, वो बांग्लादेश जिन्हें हम भूखे नंगे कहते थे, आज उनके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हमसे ज्यादा हो गए सर। वो 43 बिलियन डॉलर्स हमारे 13 हैं, और हमारे जो 13 बिलियन हैं ये कर्जा लेके हैं, ये हमारे कमाए हुए नहीं है, ये तो कर्जों के हैं। आपने इधर से पैसा ले लिया, उधर से ले लिया। तो मेरा कहना ये था कि जो सूरत हाल सामने आ रही है वही आ रही है कि हम जो पॉलिसियां बना रहे हैं, माफिया का गठजोड़ है, हमारे इदारों का और माफिया का गठजोड़ है, और एक इंटरनेशनल माफिया है जो कि IMF के थ्रू ऑपरेट करता है। वो माफिया का मुल्की माफिया के साथ एक गठजोड़ है। वो सब मिलके खेल कर रहे हैं, मुल्क को कर्जों के बोझ में डाल दें, गुर्बत बढ़ा दें, बेरोजगारी बढ़ा दें, और लोगों के दौलत बढ़ती चली जाए। ये एक बदकिस्मती है। मगर जो शर्म की बात है, मैं अब आपको एक जुमला बताने वाला हूँ, वो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट का है। मैं तो आपके प्रोग्राम में भी और पहले भी कई साल से कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ खेल तमाशा क्या हो रहा है। उसमें ये कहा गया है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल में कि जो लोग इख्तिदार में होते हैं, जिनके पास खजाने की कुंजी है, वो इन वसाइल को और इस ताकत को अपने मुफाद में इस्तेमाल कर रहे हैं, और कोरोना की वबा से जो मुतासिर हैं उनके ऊपर नहीं कर रहे। तो अगर इन हालात में भी जब कोरोना से तबाही आई तो पाकिस्तान में एक रेस शुरू हो गई कि ताकतवर तबकों को जायज तरीके से नाजायज तरीके से जो है वो नवाजा जाए और अवाम को रगड़ा जाए। कानून तोड़ के अवाम के ऊपर बोझ डाला गया है और कानून बनाकर ताकतवर तबकों को बना दी गई है। पाकिस्तान में कोरोना के वजीर आजम इमरान खान साहब ने वाज़े तौर पर इन माफियाज की निशानदेही की है। मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे निजाम को इन माफियाज ने यरगमाल बनाया हुआ है और ये काम नहीं करने दे रहे, वरना तो इनके खिलाफ बड़ा सख्त एक्शन हो इन माफियाज के खिलाफ। जी नहीं, मैं मुत्तफिक नहीं हूँ आपसे। असल में उनका गठजोड़ है आपस में। उसी माफिया के अगर इख्तिदार में आना है, अगर इख्तिदार को तूल देना है, उस माफिया की सपोर्ट को आपको जरूरत पड़ती है। आपके ख्याल से अगर चंद वोटों की अक्सरियत से एक हुकूमत है और ये माफिया नाराज हो जाएं तो हुकूमत कहाँ रहेगी? जिस दिन कौम को ये बात समझ में आ गई, देखिए मैंने आपको ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की बताई, उससे पिछले साल पता उन्होंने क्या कहा था? सियासत में पैसे का असर और रसूख कम किया जाए और जो फैसले किए जाते हैं वो ताकतवर तबकों के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नहीं बल्कि अवाम की फलाह बहबूद के लिए, मईशत के लिए की जाए, जो नहीं हो रहा। अगर सियासत में और इलेक्शन में पैसा इस्तेमाल हो रहा है, उन्होंने कहा है, तो मेरा सिर्फ कहना यह था कि हमें भी पता है कि क्या हो रहा है, आपको भी पता है क्या हो रहा है। सवाल सिर्फ ये पैदा होता है कि एक जो गठजोड़ हो चुका, अगर मैं आपसे एक जुमला कहूँ, कोरोना के बाद सारी दुनिया में तबाही आई, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में नुकसान सबसे कम हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र करना चाहिए। मार्च से जून तक हमारा जो नुकसान था बहुत कम था, लेकिन जो मरा अभी आपने जब आप एक्सप्लेन कर रहे थे तो आप कह रहे थे जी महंगाई की ये भी होता है कि आमदनी कम हो। इस हुकूमत ने शरह सूद में इतनी कमी की जितनी दुनिया के किसी मुल्क ने नहीं की। तो एक मेरा सवाल है कि जब आप ये तस्लीम करते हैं कि हमारी शानदार पॉलिसी जो थी वो स्मार्ट लॉकअप की, उसकी वजह से हमारा नुकसान कम हुआ, हम मानते हैं, हम आपकी तारीफ करते हैं, तो फिर आपने सबसे ज़्यादा दुनिया में शरह सूद में कमी करके जो कर्जे लेने वाले 70,000 आदमी हैं, जिन्होंने 7,000 अरब रुपए के कर्जे लिए हुए हैं, उनके शरह सूद कम करके उनको तो फ़ायदा पहुंचा दिया, और करोड़ों लोग जिनके 10,000 अरब डॉलर बैंकों में पड़े थे, उनसे आपने 600 अरब रुपया एक साल में वापस खींच लिया। ये हुआ वबा के बाद 600 अरब रुपया। फिर आपने पेट्रोल के नर्ख बढ़ाने शुरू किए, फिर आपने गैस के नर्ख बढ़ाने शुरू किए, फिर आपने बिजली के नर्ख बढ़ाने शुरू किए। क्या मैं अगर आपको ये बताऊं कि पेट्रोलियम लेवी का इस साल का हदफ है 450 अरब रुपया, 2018 में था 180 अरब रुपया। यह है भत्ता। अगर हुकूमत एक साल में 450 अरब रुपए का भत्ता अपने अवाम से पेट्रोलियम लेवी की शक्ल में ले रही है और 17% GST लगा रही है, आज मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि अगर इमरान खान साहब अपने मंशूर पर अमल करें जिसको हमने सपोर्ट किया था, तो आज पेट्रोल की कीमत में 30 रुपया फी लीटर कम हो जाएगा। रिपीट कर रहा हूं मैं, 30 रुपया लीटर कमी की गुंजाइश है आज, अगर तहरीक इंसाफ का जो मंशूर था, जो इंतखाबी वायदे थे,
उस पर अमल करें। टैक्स तो टारगेट ये कैसे इतनी पूरा जबरदस्त होगा कमी सर? आएगी। देखें अगर सर, वादे दावे होते हैं, शादी से पहले लड़की से दावा भी किया जाता है, वादा भी किया जाता है कि मैं आसमान से तुझे तारे तोड़ के ला दूंगा, लेकिन शादी के बाद इंसान मार्केट से जाकर सब्जी नहीं ला कर देता। बात ये इलेक्शन से पहले के वादे हैं सर, इलेक्शन के बाद क्या होता है ये तो आपको पता ही है। एक ब्रेक लेता हूं, ब्रेक के बाद वापस आऊंगा, फिर सेनेट इंतखाब पर आपके साथ बात करूंगा कि एक एक सीट के मुतालिक मैं नहीं कह रहा, ये कौन लोग कह रहे हैं जो इस मुल्क के सबसे बावसूख लोग हैं, वो कह रहे हैं कि 70 करोड़ रुपए, और आप बताएं गरीब भूखा। तो गरीब भूखा है और 70 करोड़ देकर सेनेटर बन रहे हैं, ये समझ में नहीं आई बात। मैं नहीं कह रहा, सुनी सुनाई बात है, बहुत सारे लोग इसकी तायद भी कर रहे हैं। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक।